एक छोटा सा गिलास का टुकड़ा और पूरी दुनिया उल्टा दिखने लगे। कैसे? आज हम इंटर करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर में जहां लाइट सिर्फ चमकती नहीं बल्कि डायरेक्शन चेंज करती है, बेंड होती है, रिफ्लेक्ट होती है और इमेज क्रिएट करती है। ये है रे ऑप्टिक्स, जहां लाइट को हम रे की फॉर्म में ट्रीट करते हैं। नेचर ऑफ लाइट। जब वेवलेंथ बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल साइज, तब हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए कंसीडर करते हैं। इस अप्रोच को कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। आप जब मिरर में देखते हो, क्या इमेज एक्चुअली मिरर के अंदर होती है? नहीं, वो सिर्फ अपीयरेंस है। नाउ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन के नियम। जैसा हम सभी जानते हैं, रिफ्लेक्शन जो होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द स्मूथ सरफेस। और ये दो प्रकार का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसके दो लॉ होते हैं। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie at the same plane at the point of incidence, and एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और जो इमेज बनाई जाती हैं मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा, प्रॉपर्टी होती है वर्चुअल होती है। वर्चुअल मीटू से रियल नहीं, मीटू से लाइन एक्चुअली मीट नहीं करती हैं। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट खड़ी होती है। साइज सेम होता है। लेटरली इन्वर्टेड मीटू से लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाती है, राइट साइड लेफ्ट साइड हो जाती है। अगर मिरर को हल्का सा कर्व कर दिया जाए तो दुनिया बदल जाती है और बन जाता है स्पेरिकल मिरर। और ये दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। इसके एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, पोल जो कि सेंट्रल पार्ट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्पेरिकल सेंटर होता है इमेजिनरी स्फीयर का जिसका वो पार्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस इन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट वो होता है जहां पर रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल होती हैं मिरर से, रिफ्लेक्शन से पहले और रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद में हमें उस पॉइंट पे आती हुई या उस पॉइंट से जाती हुई नजर आती हैं। और हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होता है r इक्वल टू 2f। साथ ही साथ इमेज बनाने के लिए हमारे पास पता एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं मिरर मिरर फॉर्मूला, जो बराबर होता है 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ पर f हमारे पास फोकल लेंथ है, b हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, u हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसमें हम साइन कन्वेंशंस का भी यूज करते हैं। साइन कन्वेंशंस में जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो मेजर किए जाते हैं फ्रॉम द पोल। और अगर जो ऑब्जेक्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ योर फ्लैट में रखा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अपोजिट में तो उसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा। इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव है। साथ में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू v अपॉन u। हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है वो 6 प्रकार की इमेज बनाता है अलग अलग पोजीशन पर रखे जाने पर। और ये रियल वर्चुअल डैमनेस्ड इनलार्ज हर तरह की इमेज बना लेता है, इरेक्ट। लेकिन हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो केवल
एक ही प्रकार की इमेज बनाता है, डिमनेस्ट ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट। इनके डायग्राम हमारी बुक में दे रखी हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। क्यों सेविंग मिरर कॉनकेव होता है और कार मिरर कॉन्वेक्स? कॉनकेव मिरर क्लोज ऑब्जेक्ट को इनलार्ज इमेज देता है और कॉन्वेक्स मिरर वाइडर फील्ड को व्यू देता है, लार्ज एरिया विजिबल। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। so that r equal to 2f, convex mirror from real image 30 centimeter away, if the object is 20 centimeter, find the focal length. Why convex mirror is used as rear view mirror? नेक्स्ट, अब इमेजिन करो लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में इंटर कर रही है और बेंड हो रही है। ये बेंडिंग का मैजिक है रिफ्रैक्शन। Refraction is a change in path of light when it travel from one medium to another medium। और इसमें हमारे पास स्नेल्स लॉ होता है और वो जो कहता है साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर एंगल इतना बढ़ जाए कि लाइट वापस मुड़ जाए बिना मिरर के, इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसकी कंडीशन क्या होती है? लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल जो होता है साइन सी जो होता है 1/n के बराबर होता है। एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, डायमंड, स्पार्कल्स, ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं। डायमंड इतना ज़्यादा क्यों चमकता है? रीजन बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। नाउ थिन लेंसेस। लेंसेस, अब हम बात करते हैं लेंसेस की। लेंसेस हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, और दूसरा कॉनकेव लेंस, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो लाइट को डाइवर्ज करता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें 6 प्रकार की इमेज बनती हैं, वहीं कॉनकेव लेंस के अंदर केवल एक प्रकार की इमेज बनती है जो डिमिनिश रहती है। इसमें भी हमारे पास साइन रूल होते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर सेंट्रल पार्ट होता है, पोल और फोकस, फोकल लेंथ एंड 2f, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जो होता है वो 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u के बराबर होता है, और मैग्निफिकेशन जो होता है m बराबर होता है v/u के, एंड पावर ऑफ लेंस जो होती है 1/f इक्वल्स टू 1/f के इक्वल्स टू होती है, और ये मीटर में हाँ उसकी असाइन होती है डायप्टर। साथ साथ क्या एक इंसान को नियर साइटेड या फार साइटेड होने से बचाया जा सकता है? तो इसके लिए हम देखेंगे डिफेक्ट्स। तो हमारे पास 3 प्रकार के डिफेक्ट होती हैं। एक मायोपिया जिसमें नियर साइटेडनेस होती है और इसे हम करेक्ट कर पाते हैं बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया जिसमें फार साइटेडनेस, इसको हम करेक्ट कर पाते हैं बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। एंड प्रेस बायोपिया ये होती है ड्यू टू एजिंग। नाउ अगर हम छोटी सी चीज को बड़ा देखना चाहें तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो आंसर है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम मैन्यूट चीज़ों को इनलार्ज करके देखते हैं, और मैग्नीफाइंग पावर m जो होती है बराबर होती है 1 + d/f।
डी यहाँ पर हमारा होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, जहां तक हम क्लियरिटी से देख पाए, और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। नाउ मैग्नीफाइंग पावर जो होती है हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी होती है। वो क्या होती है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक आई पीस और एक ऑब्जेक्टिव, आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। इसे आई पीस भी कहते हैं, जो आंख के पास होता है, और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। और हमने डायग्राम देखे हैं, डायग्राम बनाए हैं कंपाउंड लेंस के, माइक्रोस्कोप के। आप उन्हें एक बार जरूर जाकर के चेक कीजिएगा, और इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर हम दूर के तारे पास लाना चाहते हैं, जैसे कहते थे कि हमारे तारे बहुत दूर होते हैं, वो उन्हें हम अपने पास नहीं ला सकते, लेकिन हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ये पॉसिबल करता है, और वो इंस्ट्रूमेंट होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है एफ इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। लेकिन इसमें जो इमेज आती है वो इमेज इन्वर्टेड आती है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। लाइट एक स्ट्रेट सोल्जर की तरह ट्रेवल करती है। लाइन हाँ मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, मीडियम चेंज करते ही बेंड हो जाती है, क्रिटिकल एंगल क्रॉस करते ही वापस मुड़ जाती है, और लेंस के थ्रू कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है, और फाइनली माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के थ्रू दुनिया को बड़ा या पास दिखा देती है। ये चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला का नहीं, ये चैप्टर है लाइट की जर्नी का। नाउ अब हम इस चैप्टर को एक स्टोरी के द्वारा आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक पुराने गांव में सब लोग अपना चेहरा देखने के लिए नदी के पास जाते थे। सुबह सुबह सब लाइन में खड़े होते और पानी में झुककर देखते। कोई बोलता, अरे मेरा फेस हिल क्यों रहा है? दूसरा बोलता, अरे हवा चल रही है इसलिए रिफ्लेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। उन्हें पता भी नहीं था कि वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे थे। लाइट सन से आती है, फेस पे पड़ती है, और फिर पानी से टकरा कर वापस आंखों में आती है। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? पानी स्टेबल नहीं था, इमेज कभी सीधी कभी टेढ़ी। गांव का एक लड़का, नाम था प्रकाश, एक दिन उसने देखा कि एक चमकता हुआ मेटल प्लेट में उसका चेहरा क्लियरली दिख रहा है। सब लोग शौक, अरे पानी के बिना भी रिफ्लेक्शन! प्रकाश चिल्लाया, ये है प्लेन मिरर। सब लोग बोले, प्लेन? ये तो सीधा है। उसने समझाया, इमेज की प्रॉपर्टी, वर्चुअल, असली नहीं, सिर्फ अपीयरेंस। इरेक्ट, सीधी खड़ी, सेम साइज, लिटरली इन्वर्टेड। सब लोग कंफ्यूज। एक आदमी ने हाथ उठाया, तो अगर मैं राइट हैंड उठाऊं तो मिरर में लेफ्ट हैंड दिखेगा। प्रकाश, बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन। सब बोले, इसको गांव का साइंटिस्ट बना दो। मिरर को कर्व कर दिया, फिर उसके बाद साइंटिस्ट बनने के बाद में उसने उस मिरर को कर्व कर दिया। एक दिन प्रकाश ने मिरर को जब हल्का कर्व किया तो सब लोग शॉक। किसी का फेस बड़ा दिख रहा था, किसी का उल्टा। ये था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर।
प्रकाश बोर्ड पर लिखता है R = 2F, मिरर फॉर्मूला 1/F = 1/B+1/U। एक अंकल बोले, ये बी और यू कौन है? प्रकाश बोला, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बी इमेज डिस्टेंस है, एफ फोकल लेंथ है। फिर सब सेविंग के लिए कॉनकेव मिरर यूज करने लगे और गांव का चौराहे पर कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर गिव वाइड व्यू। अब लोग ग्लास के टुकड़े से खेल रहे थे। एक लड़की ने देखा कि ग्लास में से दिखने पर चीजें थोड़ी शिफ्ट हो रही हैं। प्रकाश ने अनाउंस किया, यही है रिफ्रैक्शन। और उसने स्नेल्स लॉ दिया, दैट इज sin I/sin r इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था n = c/v। गांव वाले बोले, लाइट बेंड क्यों होती है? प्रकाश ने बोला, स्पीड चेंज होने की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक दिन प्रकाश ने पानी में टॉर्च डाली और एंगल बदल दिया। एक मोमेंट आया जब लाइट वापस नहीं मुड़ी। सब लोग शॉक, मिरर नहीं है फिर भी रिफ्लेक्शन। प्रकाश, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और सी कंडीशन है डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट को डेंसर से रेडियम मीडियम जाना होगा, और एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, और साइन C = 1/m। गांव का ज्वेलर ने बोला, इसलिए डायमंड इतना चमकता है। एक चश्मे वाला व्यक्ति आया, उसने बोला, मुझे दूर का क्लियर दिखाई नहीं देता। प्रकाश ने कॉनकेव लेंस दिया। सब बोले मैजिक। लेंस फॉर्मूला लिख दिया उसने, 1/F = 1/B - 1/U। और उसकी पावर उसने दी, P = 1/F इन मीटर यूनिट डायप्टर। इफेक्ट ऑफ विजन, गांव के 3 लोग, राम मायोपिया से परेशान था, श्याम हाइपरमेट्रोपिया से, दादी प्रेस बायोपिया से। और फिर प्रकाश ने करेक्शन किया, मायोपिया राम को दिया कॉनकेव लेंस, श्याम को दिया हाइपरमेट्रोपिया से जो गिरता था कॉन्वेक्स लेंस, और प्रेस मायोपिया जो दादी थी उन्हें दिया बाइफोकल लेंस। नाउ प्रकाश ने 2 लेंस को कंबाइन किया, ऑब्जेक्टिव और आई पीस। एक छोटी सी चींटी को बड़ा करके दिखा दिया। सब लोग चिल्लाए, अरे इसके पैर भी हैं। मैग्नीफाइंग पावर जो थी M = L/F0 D/Fe के बराबर है। अब गांव के बच्चे बायोलॉजी में टॉपर हो गए। रात को प्रकाश ने बड़ा लेंस लगाया, दूर के तारे पास दिखने लगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और M = F0 Fe, इमेज इन्वर्टेड। एक आदमी बोला, तारे उल्टे क्यों? प्रकाश, बिकॉज इंटरमीडिएट इमेज इन्वर्टेड होती है। सब लोग बोलते, ये तो पूरा यूनिवर्स दिखने लगा। अब गांव में स्कूल खुला। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट रिवाइज करते, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ, क्रिटिकल एंगल, मैग्नीफाइंग पावर। अब कोई पानी में फेस देखने नहीं जाता। सब घर में मिरर है, सबके घर में मिरर है, सबके पास चश्मा है, स्कूल में माइक्रोस्कोप है, और टेरेस पर टेलीस्कोप है। प्रकाश बोलता है, लाइट सिर्फ रोशनी नहीं, ये डायरेक्शन चेंज करती है, ये बेंड होती है, ये इमेज बनाती है, और समझ लो तो ये दुनिया को नया नजरिया देती है। और गांव का नाम पड़ गया ऑप्टिक्स नगर। आई होप इस कहानी ने आपको बोर न किया हो।
आज हम लाइट को तोड़ने वाले हैं। नहीं, फिजिकली नहीं, कॉन्सेप्चुअली। क्या लाइट सिर्फ सीधी लाइन में चलती है, या वो एक मैजिशियन की तरह मुड़ सकती है, टकरा सकती है और खुद ही डिजाइन बना सकती है? अगर लाइट एक वेव है, तो क्या वो पानी की तरह इंटरफेरेंस करेगी? आज का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स आपको लाइट का असली सीक्रेट बताएगा। न्यूटन ने कहा लाइट पार्टिकल है, हाइजेंस ने कहा लाइट वेव है। बिग क्वेश्चन, तो कौन सच बोल रहा है, और कैसे प्रूव हुआ कि लाइट वेव बिहेव करती है? आंसर मिला, एक एक्सपेरिमेंट जो दुनिया बदल गया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाइजेंस प्रिंसिपल से हम शुरू करते हैं। हाइजेंस ने कहा every point on a wave front act as a source of secondary wavelet। मतलब हर पॉइंट छोटी छोटी वेव बनाता है, और उन सब का एम्बलप न्यू वेव फ्रंट बताता है, और इसकी मदद से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और वेव प्रोपगेशन को समझा दिया गया। एक और बात सुने, हर पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट लाइक ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। मतलब हर पॉइंट छोटी छोटी वेवलेट बनाता है, और उन सब का एम्बलप मतलब आउटर सरफेस एक न्यू सरफेस बनाता है। नाउ बोर्ड में क्वेश्चन आता है, यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल प्रूव रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप ऑडियो में डायग्राम इमेजिनेशन करो। एक वेव फ्रंट मिरर पर जा रहा है, पर पॉइंट से वेवलेट निकल रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलता है। नाउ लाइट मीट्स लाइट। सोचो, अगर दो लाइट वेव मिलती हैं तो क्या होता है? ऐड हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, या डिजाइन बनाती हैं? यही है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता है जब दो कोहेरेंट सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। हाँ, तो दो कोहेरेंट सोर्स और एक ही जगह पर मिलें, तो ऐसी कंडीशन में इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ब्राइट फ्रिंज बनता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से डार्क फ्रिंज बनता है। तो हमारे इंटरफेरेंस दो प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, जो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होती है उसके लिए पाथ डिफरेंस जो होता है एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, और कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज 2n+1 λ/2 के बराबर होना चाहिए। नाउ बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ड्राफ्ट एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विदित इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी/टी। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ है, डी डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन है, और डी स्लिट सेपरेशन। इंपोर्टेंट, फ्रिंज ब्रेथ इंडिपेंडेंट ऑफ एन। पैटर्न ऑन स्क्रीन, इमेजिन एक डार्क रूम, स्क्रीन पर अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज अपीयर हो रही हैं। ये लाइन रैंडम नहीं है, ये लाइट की वेव नेचर का सिग्नेचर है। मीन टू से लाइट ने बोला कि मैं वेव नेचर की हूँ, और ये जो पैटर्न बन रहा है ये उसका सिग्नेचर है, और ये इंटरफेरेंस जो है प्रूव करता है कि लाइट एक वेव नेचर है। नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन। अब मान लो सिर्फ एक स्लिट है, फिर भी पैटर्न बन रहा है। यस, ये है डिफ्रैक्शन।
बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस। डेफिनेशन के तौर पे हम कहना चाहें, डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन दे पास थ्रू नैरो नैरो अपर्चर। जब वो एक बहुत पतली सी ओपनिंग से पास होते हैं तो लाइट में बेंडिंग देखने को मिलती है, बेंडिंग ऑफ वेव देखने को मिलता है। एंड इस जो फॉर्मूला होता है डिफ्रैक्शन कंडीशन के लिए, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए, वो ए साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर है। ए यहाँ पे स्लिट विड्थ है। सेंट्रल मैक्सिमम सबसे ब्राइट होता है और उसके बाद लो होता चला जाता है। क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड ऑब्टेन कंडीशन फॉर मिनिमा। बाय सीरीज साइंस, आपने कोई देखा सीरीज को साइन करते हुए? तो उसके ऊपर रेनबो पैटर्न दिखता है बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। अब एक और सीक्रेट, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, कैसे प्रूव हुआ? तो ये प्रूव हुआ विद द हेल्प ऑफ फिनोमेना पोलराइजेशन। और डेफिनेशन क्या होती है इसकी? पोलराइजेशन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइब्रेशन इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। पोलराइजेशन को हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइब्रेशन इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। कुछ डायरेक्शंस में वाइब्रेशन नहीं कर पाएगा लाइट। सिर्फ ट्रांसफर वेव पोलराइज हो सकती है, लॉन्गिट्यूडल वेव नहीं। नाउ क्वेश्चन, what is polarization and how does it prove light is transfer wave? Now, polarized glasses क्लियर काम क्यों नहीं करते हैं? Because they block horizontal polarized light. Now, why central fringe is bright? सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट क्यों होता है? तो हमने देखा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होता है बिकॉज पाथ डिफरेंस इज गोइंग टू बी जीरो। पाथ डिफरेंस है वो जीरो के बराबर है। नाउ इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड डबल होती है और इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाती है। वहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जीरो होती है, तो सॉरी एम्पलीट्यूड जीरो होता है तो इंटेंसिटी भी जीरो हो जाती है। और रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, होलोग्राफी, फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर टेक्नोलॉजी, वेव ऑप्टिक्स के बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल है। अगर लाइट वेव है तो फिर फोटोग्राफिक इफेक्ट में पार्टिकल जैसा बिहेव क्यों करती है? इसका आंसर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। फिजिक्स एक स्टोरी है जिसमें हर चैप्टर अगला सस्पेंस क्रिएट करता है। आज जब भी आप लाइट देखो, समझना वो सिर्फ रोशनी नहीं, वो इंटरफेयर करती है, बेंड करती है, पोलराइज करती है और साइलेंटली अपनी वेव नेचर प्रूव करती है। वेव ऑप्टिक्स सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये लाइट की पर्सनैलिटी है। अब हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक वीक स्टूडेंट की कहानी, जिसे 100 से ज़्यादा टीचरों ने पढ़ा दिया लेकिन उसे वेव ऑप्टिक्स समझ में नहीं आई। रोशन क्लास 12 का स्टूडेंट था। फिजिक्स से उसका रिलेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। पार्ट 1 और 2 समहाउ निकल गए, लेकिन जैसे ही वेव ऑप्टिक्स आया उसकी लाइफ डार्क फ्रिंज बन गई। उसने यूट्यूब खोला, टीचर नंबर 1, स्टूडेंट इमेजिन कोहेरेंट सोर्स। रोहन, कोहेरेंट मतलब क्या होता है भाई? टीचर 27, फ्रिंज विड्थ बेटा इक्वल लेमडा डी अपॉन टी।
रोहन, ये बेटा कौन है? और ये डी और डी कजिन है क्या? टीचर 54, इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। रोहन, सुपरपोजिशन सुनते ही मुझे क्वांटम याद आ जाता है। टीचर 100, डिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। रोहन, लाइट मुड़ती है, मतलब लाइट योगा करती है क्या? 100, टीचर बदल लिए लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही था। एंट्री ऑफ लेजेंड। एक दिन स्कूल में नए टीचर आए, नाम था शर्मा सर। सर ने क्लास में स्टार्ट किया बिना फॉर्मूला के। उन्होंने बोला, रोहन, अगर तुम और तुम्हारा दोस्त एक साथ क्लैप करो और आवाज ज्यादा होगी या कम? रोहन, ज्यादा होगी सर। सर, और अगर क्लैप करें और दूसरा उल्टा क्लैप करे तो क्या होगा? क्लास हंसने लगी। सर बोले, यही है इंटरफेरेंस। जब तुम दोनों एक साथ और एक तरीके से इंटरफेरेंस एक तरीके से और एक साथ ताली बजा रहे थे तो साउंड बढ़ रही थी, तो ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहीं हम्म तुम और तुम्हारा दोस्त उल्टे फेज में उल्टे तरीके से क्लैप करने लगे तो ऐसी कंडीशन में आपकी आवाज कम हुई, और यही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर ने बोर्ड पर दो स्लिट बनाए। ये दो स्लिट दो सिंगर हैं। अगर दोनों सेम सुर में गाएंगे, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम टाइमिंग में गाएंगे, दैट इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो ऑडियंस को क्लियर म्यूजिक मिलेगा। यही है कोहेरेंस सोर्स। सर ने फॉर्मूला लिखा, फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज कंडीशन के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए। डार्क फ्रिंज कंडीशन पाथ डिफरेंस जो 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। रोहन का ब्रेन सडनली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चला गया। फ्रिंज विदित का सीक्रेट। सर ने बोला, बेटा, हाँ, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। रोहन, सर, ये बीटा क्यों? सर, बेटा मतलब फ्रिंज ब्रेथ, डिस्टेंस इन बिटवीन टू फ्रिंज। सर ने एक्सप्लेन किया, अगर वेवलेंथ लैम्डा बढ़े तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। अगर स्क्रीन दूर ले जाओ डी तो फ्रिंज ब्रेथ बढ़ेगी। अगर स्लिट पास ले आओ डी कम कर दो तो फ्रिंज ब्रेथ बढ़ेगी। रोहन, सर मतलब पैटर्न स्ट्रेच हो जाएगा? सर, बिल्कुल। हम्म डिफ्रैक्शन का ट्विस्ट। सर ने एक ही स्लिट बनाया, अब सिर्फ एक ही सिंगर बचा। फिर भी पैटर्न क्यों? सर बोले, जब लाइट नैरो ओपनिंग से गुजरती है वो बेंड होती है। इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस। और कंडीशन ऑफ मिनिमा जो होती है वो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर होती है। सर बोले, सेंट्रल मैक्सिमम सबसे ब्राइट क्यों? रोहन, क्योंकि यहाँ सब वेव ऑलमोस्ट सेम फेज में मिल रही हैं। क्लास साइलेंट। सर स्माइल। सर ने रोप निकाली। ये रोप को ऊपर नीचे हिलाऊंगा तो वेव बढ़ेगी। ये ट्रांसवर्स वेव है। सर, लाइट भी ट्रांसवर्स वेव है, प्रूफ पोलराइजेशन। हम्म
पोलराइजेशन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइब्रेशन इन वन डायरेक्शन। सर, अगर लाइट लॉन्गिट्यूडनल होती तो पोलराइज नहीं होती। रोहन: सर, म- मतलब लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकती है। एग्जैक्टली। सर ने निकाला इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। उन्होंने बोला जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर एम्पलीट्यूड डबल है तो इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाएगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 0। रोहन: सर, मतलब वेव का मूड स्विंग इंटेंसिटी डिसाइड करता है। हाँ। रिवेंज ऑफ वेव ऑप्टिक्स। अगला दिन टीचर ने रोहन को बोर्ड पर बुला लिया। एक्सप्लेन वेव ऑप्टिक्स। रोहन ने डीप ब्रीथ लिया और फिर शुरू किया। हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस कंडीशन, फ्रिंज ब्रेड, डिफ्रैक्शन, मिनिमा कंडीशन, पोलराइजेशन, इंटेंसिटी रिलेशन, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लास क्लैप करने लगी। सर की आंखों में प्राउड था। रोहन बोला, सर, मैंने 100 टीचर बदल लिए पर कॉन्सेप्ट तब समझ में आया जब किसी ने फॉर्मूला नहीं आपकी तरह समझाया। सर बोले, फिजिक्स याद नहीं करते, इमेजिन करते हैं। वेव ऑप्टिक्स टिपिकल नहीं था, प्रेजेंटेशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में था। सही एक्सप्लेनेशन मिलती है। रोहन ब्राइट फ्रिंज बन गया। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे सारे बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही जाएं और सबका पेपर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रूप में ही हो। आई होप आपको इस स्टोरी ने बोर नहीं किया होगा। थैंक यू। लाइट ऑफ कर दीजिए और इमेजिन कीजिए एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में खड़ा है। सामने एक मेटल प्लेट है और एक लाइट बीम उस पर फॉल कर रही है, पर जो होने वाला है उसने भी नहीं सोचा था, और उसके एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। बिकॉज लाइट सडनली स्टार्ट बिहेविंग एज पार्टिकल। और ये है चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या होगा अगर मैं कहूं कि लाइट एक ही वक्त पर वेव भी होती है और पार्टिकल भी? इम्पॉसिबल लगता है, पर यही सच है। सबसे पहले साइंटिस्ट को लगा लाइट सिर्फ वेव है। मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव की प्रॉपर्टी लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ने ये साबित भी कर दिया। पर फिर एक प्रॉब्लम आई। अगर लाइट सिर्फ वेव है तो फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट में क्लासिकल फिजिक्स फेल क्यों हो गई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था और प्लैंक थ्योरी क्या थी, उसे भी समझते हैं जरा। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है जो सारे रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेती है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी कंटिन्यूस इमिट होनी चाहिए, पर एक्सपेरिमेंट में क्या मिला? एनर्जी कंटिन्यूस नहीं थी, बल्कि स्मॉल पैकेट में इमिट हो रही थी। यहाँ एंट्री होती है मैक्स प्लैंक की। उन्होंने बोला एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि पैकेट में होती है, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम क्वांटम। एनर्जी ऑफ वन क्वांटम ई इक्वल टू एच बी। यहाँ पर एच इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, वी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। मतलब लाइट एनर्जी को टुकड़ों में कैरी करती है। जैसे पानी बाल्टी में नहीं, बकेट के पैकेट में आया,
हो। यस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। मेटल सरफेस पर जब लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्जर्व्ड फैक्ट, इलेक्ट्रॉन emission depend upon frequency not on intensity, no time lag, kinetic energy depend upon frequency। तो तीन फैक्ट, जो इलेक्ट्रॉन इमिशन जो होता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम लेग नहीं होता है, इंटेंसली होता है, और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और इन सब बातों को समझाने में क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई दोबारा से। अगर लाइट वेव है तो इंटेंसिटी बढ़ने पर एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, पर यहाँ फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही है। बाय। अब इसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दिया। उन्होंने बोला लाइट वेव नहीं बल्कि पार्टिकल पैकेट में आती है। इन पार्टिकल पैकेट को कहा गया फोटॉन्स। एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स टू एच वी। और आइंस्टाइन ने अपनी एक इक्वेशन दी, एच वी इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस के ई मैक्सिमम। डब्ल्यू ई वर्क फंक्शन, के ई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है 1/2 एम बी का होल स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्राइव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्राफ इन बिटवीन ई मैक्स फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी इफेक्ट बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि लाइट पार्टिकल है, पर मैटर, क्या मैटर सिर्फ पार्टिकल है? अगर मैं कहूं कि आप भी वेव हो, हाँ, आपका बॉडी भी वेव नेचर शो करती है। साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने प्रपोज किया, इफ रेडिएशन कैन बिहेव लाइक पार्टिकल देन पार्टिकल कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव। अगर जो रेडिएशन है वो पार्टिकल बिहेव करता है तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और उन्होंने फॉर्मूला दिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन बी, वेयर टी इज द मोमेंटम इक्वल टू एम बी, सो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एक मूविंग क्रिकेट बॉल की भी वेवलेंथ होती है, पर इतनी छोटी कि डिटेक्ट नहीं होती, पर इलेक्ट्रॉन उसकी वेवलेंथ मेजरेबल है। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रोगली को प्रूव किया, इलेक्ट्रॉन बीम क्रिस्टल पर फॉल कराई गई, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म कर दिया नेचर डुअल है, लाइट भी वेव और पार्टिकल, मैटर भी वेव और पार्टिकल। अब आता है हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। साइंटिस्ट बर्नर हाइजेंस स्टेटमेंट, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, मैथमेटिकली डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। जितना ज्यादा आप किसी पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही स्लिप हो जाएगा। नेचर सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी फॉलो करती है। अगर मैटर वेव है तो फिर एटम स्टेबल कैसे? यही क्वेश्चन अगले चैप्टर में पता लगता है। एटॉमिक मॉडल एंड बोर्स थ्योरी। आज हमने देखा लाइट सिर्फ रोशनी नहीं है, मैटर
सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, हर चीज के अंदर एक डुअल पर्सनैलिटी छुपी हुई है। नेचर सिंपल नहीं है, नेचर मिस्टीरियस है, और इसी मिस्टीरियस ने मॉडर्न फिजिक्स को जन्म दिया। अब हम इसको इस चैप्टर को एक स्टोरी की मदद से समझेंगे। हम्म सिटी का नाम था फोटोन नगर। यहाँ एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च लैब थी, क्वांटम रिसर्च सेंटर। इस लैब में दुनिया की सबसे सीक्रेट इन्वेंशन डेवलप हो रही थी, एक मशीन जो लाइट और मैटर के डुअल नेचर को कंट्रोल कर सकती थी। लॉकर के अंदर रखी थी प्रोजेक्ट डुअलिटी फाइल। पर एक रात अलार्म बजता है, लॉकर खुला हुआ, फाइल गायब। पुलिस कमिश्नर मैक्सवेल चिल्लाता है, ये काम किसी ऑर्डिनरी चोर का नहीं हो सकता, ये कोई क्वांटम चोर है। इंस्पेक्टर प्लैंक आता है, छोटा सा आदमी पर दिमाग एटॉमिक लेवल का। वो कहता है, सर मुझे लगता है ये चोर एनर्जी को पैकेट में समझता है। कमिश्नर, क्या मतलब? प्लैंक, एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती, स्मॉल पैकेट में होती है। और बोर्ड पर लिखता है E = Hb। सर, जिसने ये फाइल चुराई है उसे पता है कि एनर्जी डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट सेपरेट पैकेट्स में होती है। सिक्योरिटी कैमरा मिस्ट्री। सिक्योरिटी फुटेज देखा गया, लाइट ऑन थी पर चोर क्लियरली विजिबल नहीं था। इंस्पेक्टर आइंस्टाइन एंट्री करता है। आइंस्टाइन, सिंपल है, लाइट वेव नहीं, पार्टिकल है। सब शौक। आइंस्टाइन बोलता है, लाइट फोटोन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, फोटोन एनर्जी E = Hv। चोर ने हाई फ्रीक्वेंसी लाइट यूज की होगी, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। कमिश्नर, मतलब? आइंस्टाइन बोर्ड पर लिखता है Hv = W0 + Ke Emax। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वैसे ही चोर ने मेटल लॉकर से डाटा निकाल लिया। कांस्टेबल न्यूटन कहता है, सर इंटेंसिटी बढ़ा देते तो चोर पकड़ा जाता। आइंस्टाइन फेस प्लाम करता है, इंटेंसिटी बढ़ा से कुछ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। सब हंस पड़ते हैं। फ्लोर पर एक पैटर्न मिला, डिफ्रैक्शन जैसा पैटर्न। इंस्पेक्टर डी ब्रोगली एंट्री लेता है ड्रामेटिक स्लो मोशन में। ये पैटर्न पार्टिकल का है, वेव का है। सब कंफ्यूज। डी ब्रोगली बोलता है, हर पार्टिकल वेव होता है। बोर्ड पर लिखता है λ = H/mv। चोर इंसान है पर उसकी वेवलेंथ भी है। कांस्टेबल, मतलब चोर हिल रहा था तो वेव बना रहा था। डी ब्रोगली, यस। पुलिस तब लैब में एक्सपेरिमेंट करती है, इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल पर फायर किया। डेविएशन जर्मन स्टाइल एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन पैटर्न मैच हो गया। इंटरफेरेंस बोलता है, चोर ने वेव नेचर चोर ने वेव नेचर उसे करके लेजर ग्रिड क्रॉस की। अच्छा, चोर ने वेव नेचर यूज करके लेजर ग्रिड क्रॉस की। सब सौ। कांस्टेबल पूछता है, सर अगर चोर वेव है तो क्या उसको रेडियो पे पकड़ सकते हैं? प्लैंक, बेटा फिजिक्स पढ़ो। हम्म,
चोर की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही थी। इंस्पेक्टर हैजिन्स एंट्री करता है। एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं मिल सकता। बोर्ड पर लिखता है डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। कमिश्नर मतलब हैजिनबर्ग, जितना ज़्यादा आप उसकी लोकेशन एक्यूरेटली जानने की कोशिश करोगे उतना ही उसका मूवमेंट असर्टेन हो जाएगा। सब फ्रस्ट्रेटेड हो गए। पुलिस को इन्फो मिलता है कि चोर फैक्ट्री एरिया में हैं, पर हर बार जब पुलिस उसकी पोजीशन ट्रैक करती है वो डिसअपियर हो जाता है। आइंस्टाइन चिल्लाता है, उसका मोमेंटम मेजर करो। प्लैंक नहीं, पोजीशन लूज हो जाएगी। हाइजेनबर्ग, मैं पहले ही बोला था। सडनली इंस्पेक्टर डी ब्रोली आइडिया देता है, चोर बेब है तो उसको बेब की तरह ट्रैप करो। उन्होंने एक इंटरफेरेंस सेटअप बनाया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो इंटेंसिटी बढ़ाई गई, चोर की प्रोबेबिलिटी पीक हो गई स्पेसिफिक जगह पर। वहीं पर रेड लॉकर के पीछे एक आदमी पकड़ा गया, नाम था डॉक्टर क्लासिकल थ्योरी। कमिश्नर, तुमने फाइल क्यों चुराई? डॉक्टर क्लासिकल थ्योरी, मैं प्रूव करना चाहता था कि लाइट सिर्फ वेव है। आइंस्टाइन हंसा, साइंस इवॉल्व होती है, ईगो नहीं। मोरल, इस केस में हमने सीखा प्लैंक एनर्जी पैकेट, आइंस्टाइन फोटोन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रोगली मैटर वेव, डेमिशन जर्मर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, हाइजीन अनसर्टिनिटी। कमिश्नर मैक्सवेल फाइनल रिपोर्ट में लिखता है, केस सॉल्व। नेचर है डुअल आइडेंटिटी, लाइट भी वेव है, पार्टिकल भी। मैटर भी वेव है, पार्टिकल भी। इंस्पेक्टर प्लैंक हल्का सा मुस्कुराते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में सर्टेनिटी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, और फोटोन नगर में शांति वापस आ जाती है। लाइट ऑफ कर दीजिए और इमेजिन कीजिए, एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में खड़ा है। सामने एक मेटल प्लेट है और एक लाइट बीम उस पर फॉल कर रही है, पर जो होने वाला है उसने भी नहीं सोचा था, और उसके एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। बिकॉज लाइट सडनली स्टार्ट बिहेविंग एज पार्टिकल। और ये है चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या होगा अगर मैं कहूं कि लाइट एक ही वक्त पर वेव भी होती है और पार्टिकल भी? इम्पॉसिबल लगता है, पर यही सच है। सबसे पहले साइंटिस्ट को लगा लाइट सिर्फ वेव है। मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव की प्रॉपर्टी लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ने यह साबित भी कर दिया। पर फिर एक प्रॉब्लम आई। अगर लाइट सिर्फ वेव है तो फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट में क्लासिकल फिजिक्स फेल क्यों हो गई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था और प्लैंक थ्योरी क्या थी, उसे भी समझते हैं जरा। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है जो सारे रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेती है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी कंटिन्यूस इमिट होनी चाहिए, पर एक्सपेरिमेंट में क्या मिला? एनर्जी कंटिन्यूस नहीं थी, बल्कि स्मॉल पैकेट में इमिट हो रही थी। यहाँ एंट्री होती है मैक्स प्लैंक की। उन्होंने बोला
एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि पैकेट में होती है, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम क्वांटम एनर्जी ऑफ वन क्वांटम ई इक्वल टू एच बी। यहाँ पर एच इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, वी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। मतलब लाइट एनर्जी को टुकड़ों में कैरी करती है, जैसे पानी बाल्टी में नहीं, बकेट के पैकेट में आया हो। यस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड, एक्सपेरिमेंट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? मेटल सरफेस पर जब लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्जर्व्ड फैक्ट, इलेक्ट्रॉन emission depend upon frequency, not on intensity. No time lag. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो तीन फैक्ट, जो इलेक्ट्रॉन इमिशन जो होता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। टाइम लेग नहीं होता है, इंटेंसली होता है। और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और इन सब बातों को समझाने में क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई दोबारा से। अगर लाइट वेव है तो इंटेंसिटी बढ़ने पर एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, पर यहाँ फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही है। बाय। अब इसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दिया। उन्होंने बोला लाइट वेव नहीं बल्कि पार्टिकल पैकेट में आती है। इन पार्टिकल पैकेट को कहा गया फोटॉन्स। एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स टू एच वी। और आइंस्टाइन ने अपनी एक इक्वेशन दी, एच वी इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस के ई मैक्सिमम। डब्ल्यू ई वर्क फंक्शन, के ई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है 1/2 एम बी का होल स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ड्राइव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्राफ इन बिटवीन ई मैक्स फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी इफेक्ट, बट नॉट काइनेटिक एनर्जी। वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि लाइट पार्टिकल है, पर मैटर, क्या मैटर सिर्फ पार्टिकल है? अगर मैं कहूं कि आप भी वेव हो, हाँ, आपका बॉडी भी वेव नेचर शो करती है। साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने प्रपोज किया, इफ रेडिएशन कैन बिहेव लाइक पार्टिकल देन पार्टिकल कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव। अगर जो रेडिएशन है वो पार्टिकल बिहेव करता है तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और उन्होंने फॉर्मूला दिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन बी, वेयर टी इज द मोमेंटम इक्वल टू एम बी, सो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एक मूविंग क्रिकेट बॉल की भी वेवलेंथ होती है, पर इतनी छोटी कि डिटेक्ट नहीं होती, पर इलेक्ट्रॉन उसकी वेवलेंथ मेजरेबल है। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रोगली को प्रूव किया, इलेक्ट्रॉन बीम क्रिस्टल पर फॉल कराई गई, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म कर दिया नेचर डुअल है, लाइट भी वेव और पार्टिकल, मैटर भी वेव और पार्टिकल। अब आता है हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। साइंटिस्ट बर्नर हाइजेंस स्टेटमेंट, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। मैथमेटिकली डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। जितना ज्यादा आप किसी
पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही स्लिप हो जाएगा। नेचर सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी फॉलो करती है। अगर मैटर वेव है तो फिर एटम स्टेबल कैसे? यही क्वेश्चन अगले चैप्टर में पता लगता है। एटॉमिक मॉडल एंड बोर्स थ्योरी। आज हमने देखा लाइट सिर्फ रोशनी नहीं है, मैटर सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, हर चीज के अंदर एक डबल पर्सनैलिटी छुपी हुई है। नेचर सिंपल नहीं है, नेचर मिस्टीरियस है, और इसी मिस्टीरियस ने मॉडर्न फिजिक्स को जन्म दिया। अब हम इसको इस चैप्टर को एक स्टोरी की मदद से समझेंगे। हम्म सिटी का नाम था फोटोन नगर। यहाँ एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च लैब थी, क्वांटम रिसर्च सेंटर। इस लैब में दुनिया की सबसे सीक्रेट इन्वेंशन डेवलप हो रही थी। एक मशीन जो लाइट और मैटर के डुअल नेचर को कंट्रोल कर सकती थी। लॉकर के अंदर रखी थी प्रोजेक्ट डुअलिटी फाइल। पर एक रात अलार्म बजता है, लॉकर खुला हुआ, फाइल गायब। पुलिस कमिश्नर मैक्सवेल चिल्लाता है, ये काम किसी ऑर्डिनरी चोर का नहीं हो सकता, ये कोई क्वांटम चोर है। इंस्पेक्टर प्लैंक आता है, छोटा सा आदमी पर दिमाग एटॉमिक लेवल का। वो कहता है, सर मुझे लगता है ये चोर एनर्जी को पैकेट में समझता है। कमिश्नर, क्या मतलब? प्लैंक, एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती, स्मॉल पैकेट में होती है। और बोर्ड पर लिखता है E=hb। सर, जिसने ये फाइल चुराई है उसे पता है कि एनर्जी डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट सेपरेट पैकेट्स में होती है। सिक्योरिटी कैमरा मिस्ट्री। सिक्योरिटी फुटेज देखा गया, लाइट ऑन थी पर चोर क्लियरली विजिबल नहीं था। इंस्पेक्टर आइंस्टाइन एंट्री करता है। आइंस्टाइन, सिंपल है, लाइट वेव नहीं, पार्टिकल है। सब शौक। आइंस्टाइन बोलता है, लाइट फोटोन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, फोटोन एनर्जी E=hv। चोर ने हाई फ्रीक्वेंसी लाइट यूज की होगी, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। कमिश्नर, मतलब? आइंस्टाइन बोर्ड पर लिखता है Hv=W0 + ke E max। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वैसे ही चोर ने मेटल लॉकर से डाटा निकाल लिया। कांस्टेबल न्यूटन कहता है, सर इंटेंसिटी बढ़ा देते तो चोर पकड़ा जाता। आइंस्टाइन फेस प्लाम करता है, इंटेंसिटी बढ़ा से कुछ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। सब हंस पड़ते हैं। फ्लोर पर एक पैटर्न मिला, डिफ्रैक्शन जैसा पैटर्न। इंस्पेक्टर डी ब्रोगली एंट्री लेता है ड्रामेटिक स्लो मोशन में। ये पैटर्न पार्टिकल का है, वेव का है। सब कंफ्यूज। डी ब्रोगली बोलता है, हर पार्टिकल वेव होता है। बोर्ड पर लिखता है λ=h/mv। चोर इंसान है पर उसकी वेवलेंथ भी है। कांस्टेबल, मतलब चोर हिल रहा था तो वेव बना रहा था। डी ब्रोगली, यस। पुलिस तब लैब में एक्सपेरिमेंट करती है, इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल पर फायर किया। डेविएशन जर्मन स्टाइल एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन पैटर्न मैच हो गया। इंटरफेरेंस बोलता है, चोर ने वेव नेचर चोर ने वेव नेचर उसे करके लेजर ग्रिड क्रॉस की।
अच्छा, चोर ने वेब नेचर यूज करके लेजर ग्रिड क्रॉस की। सब सौ। कांस्टेबल पूछता है, सर अगर चोर बेव है तो क्या उसको रेडियो पे पकड़ सकते हैं? प्लैंक, बेटा फिजिक्स पढ़ो। हम्म, चोर की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही थी। इंस्पेक्टर हैजिंस एंट्री करता है, एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं मिल सकता। बोर्ड पर लिखता है डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। कमिश्नर मतलब हैजिनबर्ग, जितना ज्यादा आप उसकी लोकेशन एक्यूरेटली जानने की कोशिश करोगे उतना ही उसका मूवमेंट असर्टेन हो जाएगा। सब फ्रस्ट्रेटेड हो गए। पुलिस को इन्फो मिलता है कि चोर फैक्ट्री एरिया में है, पर हर बार जब पुलिस उसकी पोजीशन ट्रैक करती है वो डिसअपियर हो जाता है। आइंस्टाइन चिल्लाता है, उसका मोमेंटम मेजर करो। प्लैंक, नहीं, पोजीशन लूज हो जाएगी। हाइजेनबर्ग, मैं पहले ही बोला था। सडनली इंस्पेक्टर डी ब्रोली आइडिया देता है, चोर बेब है तो उसको बेब की तरह ट्रैप करो। उन्होंने एक इंटरफेरेंस सेटअप बनाया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो इंटेंसिटी बढ़ाई गई, चोर की प्रोबेबिलिटी पीक हो गई स्पेसिफिक जगह पर। वहीं पर रेड, लॉकर के पीछे एक आदमी पकड़ा गया, नाम था डॉक्टर क्लासिकल थ्योरी। कमिश्नर, तुमने फाइल क्यों चुराई? डॉक्टर क्लासिकल थ्योरी, मैं प्रूव करना चाहता था कि लाइट सिर्फ वेव है। आइंस्टाइन हंसा, साइंस इवॉल्व होती है, ईगो नहीं। मोरल, इस केस में हमने सीखा प्लैंक एनर्जी पैकेट, आइंस्टाइन फोटोन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रोगली मैटर वेव, डेमिशन जर्मर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, हाइजीन अनसर्टिनिटी। कमिश्नर मैक्सवेल फाइनल रिपोर्ट में लिखता है, केस सॉल्व। नेचर है डुअल आइडेंटिटी, लाइट भी वेव है, पार्टिकल भी, मैटर भी वेव है, पार्टिकल भी। इंस्पेक्टर प्लैंक हल्का सा मुस्कुराते हैं, क्वांटम वर्ल्ड में सर्टेनिटी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, और फोटोन नगर में शांति वापस आ जाती है। आज हम एक ऐसे चैप्टर में एंट्री लेने वाले हैं जहां से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है। एक सिंपल सवाल, अगर एटम इतना छोटा है तो हम कैसे जानते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है? कल्पना करो, माइक्रोस्कोपिक सोलर सिस्टम की बीच में एक न्यूक्लियस और उसके अराउंड घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल प्लैनेट की तरह। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल। सबसे पहले जेजे थॉम्सन, उन्होंने बोला एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं। अगर ये मॉडल सही है तो फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने सबको शॉक क्यों कर दिया? एनरेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया और अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्ड कराया। एक्सपेक्टेशन, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। रियलिटी, कुछ पार्टिकल बाउंस बैक भी हुए। सोचो, अगर क्रिकेट बॉल से टकर हम्म सोचो, अगर क्रिकेट बॉल से
टकरा के वापस आ जाए। इसका मतलब बॉल के अंदर क्या होगा? कंक्लूजन, एटम का मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होता है और बीच में एक डेंस न्यूक्लियस है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, साइज ऑफ एटम इज 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। इसका मतलब एटम मोस्टली एम्प्टी ही है। नाउ प्रॉब्लम इन रदरफोर्ड मॉडल। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग मूविंग इलेक्ट्रॉन शुड इमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा और एनर्जी लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो क्या वह न्यूक्लियस में गिर नहीं जाएगा? लेकिन एटम स्टेबल है, तो प्रॉब्लम कहाँ थी? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो 1930 में नील्स बोर ने रिवॉल्यूशनरी आइडिया दिया। उन्होंने 3 पोस्टलेट दिए। पोस्टलेट 1, इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम सकता है, जिसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। पोस्टलेट 2, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ एम मास, बी वेलोसिटी, आर रेडियस, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एच प्लैंक कांस्टेंट। नेचर कंटिन्यूस नहीं बल्कि डिस्क्रीट है, क्वांटाइज है। क्या हमारी दुनिया एक्चुअली स्टेप में बनी है? इलेक्ट्रॉन, पोस्टुलेट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तब एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब होती है। एनर्जी डिफरेंस डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू एच बी। यहाँ V जो है फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ई एन इक्वल टू नेगेटिव 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है। ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल टू 2 3 4 डैश डैश डैश। नेगेटिव साइन हमें दिखाता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बाउंडेड हैं, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए फ्री होने के लिए, तो क्या होता है जब एग्जैक्ट उतनी एनर्जी मिल जाती है? आंसर, आयोनाइजेशन। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, जहाँ ए नॉट की वैल्यू 0.53 दैट इज बोर्स रेडियस। इसका मतलब हायर ऑर्बिट का रेडियस ज़्यादा होता है। नाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन एटम जब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करता है। क्या बोला हमने? हाइड्रोजन एटम जब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करता है, वापस आते वक्त स्पेसिफिक वेवलेंथ इमिट करता है। हर एलिमेंट का अपना फिंगरप्रिंट होता है। क्या लाइट भी फिंगरप्रिंट हो सकती है? इससे कहते हैं लाइट स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, Lyman series transition to N1 from ultraviolet region. Balmer series transmission to N2 visible region. Transmission Paschen series transmission to N3 infrared region. Formula 1 upon lambda equals to R ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। R यहाँ पर रेड वर्क कांस्टेंट है। R की वैल्यू 1.097 10 to the power 7 के बराबर है। अगर ये फॉर्मूला ना होता तो हम स्टार का कंपोजिशन कैसे जान पाते? एस्ट्रोनॉमी में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब एनर्जी का ट्रांसफर इन
द फॉर्म ऑफ वेव या पार्टिकल। टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल रेडिएशन। एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू एच बी और V इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो E इक्वल टू एच सी लैम्डा। अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कौन सी रेडिएशन सबसे डेंजरस होती है? आंसर इज गामा रेडिएशन। एप्लीकेशन लेजर टेक्नोलॉजी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेडिकल इमेजिंग, न्यूक्लियर एनर्जी। एक छोटे से एटम के कॉन्सेप्ट ने दुनिया की टेक्नोलॉजी को कैसे चेंज कर दिया? थिंक इट। आज हमने देखा कि एटम कोई सिंपल पार्टिकल नहीं, ये एक क्वांटाइज यूनिवर्स है जहाँ रूल क्लासिकल फिजिक्स से अलग हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप लाइट देखो या रेनबो देखो या लाइट स्काई या स्टार देखें, याद रखना हर कलर एक एटॉमिक ट्रांजिशन की कहानी सुना रहा है। और फिजिक्स वही होती है जब इनविजिबल चीज़ों को विजिबल लॉजिक मिल जाता है। अब हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक दिन पूरी यूनिवर्स ने मीटिंग बुलाई। बिग बैंग के बाद सब चीज़ें सेटल हो रही थीं, गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट और एक छोटा सा प्लैनेट अर्थ भी। लेकिन अर्थ पर एक प्रॉब्लम थी। ह्यूमन नाम का स्पीसीज कंफ्यूज था। ये सन चमकता कैसे है? स्टार का कलर क्यों होता है? लाइट का सोर्स क्या है? और यहीं से स्टार होती है हमारी स्टोरी। सन अपने आप से बोला, लोग मुझे देखते हैं पर समझते नहीं। अर्थ के साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप उठाया और बोला, चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे पहले आए सर थॉमसन। उन्होंने बोला, एटम एक पॉजिटिव पुडिंग है, इलेक्ट्रॉन उसमें चॉकलेट चिप की तरह एम्बेडेड हैं। यूनिवर्स ने थोड़ा क्लैप किया, लेकिन तभी एंट्री हुई रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल से पास कराया। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था सब सीधा निकल जाएगा, लेकिन कुछ पार्टिकल बाउंस बैक हो गए। पार्टिकल, हाँ, रदरफोर्ड शॉक में, ये क्या? जैसे क्रिकेट बॉल दीवार से टकराकर वापस आ जाता है। कंक्लूजन, एटम का मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होता है और बीच में एक टिनी डेंस न्यूक्लियस है। यूनिवर्स ने स्लो क्लैप किया, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। क्लासिकल फिजिक्स चिल्लाने लगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। अगर एनर्जी लूज करेगा तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, फिर एटम कोलैप्स हो जाता है, फिर हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। यूनिवर्स में टेंशन आ गया। तब एंट्री होती है बोर की। बोर ने बोला, रिलैक्स यूनिवर्स, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमते, सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्बिट में अलाउ है, स्टेशनरी और स्टेट। और उन्होंने फॉर्मूला लिखा, mvr=ns2 पाई। सब साइंटिस्ट कंफ्यूज। बोर बोले, नेचर कंटिन्यूस नहीं, क्वांटाइज है। मतलब स्टेयरकेस की तरह स्टेप में एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ जंप कर सकता है, स्मूथ स्लाइड नहीं। यूनिवर्स इम्प्रेस हो गया। जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट में जंप करता है, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। जब नीचे आता है तो फोटोन इमिट करता है। एनर्जी रिलेशन डेल ई इक्वल टू एच बी, तो ई इक्वल टू एस सी लैम्डा। इसलिए मैं चमकता हूँ। हाइड्रोजन ने बोला, मेरा फिंगरप्रिंट भी है। साइंटिस्ट बोले, फिंगरप्रिंट? हाइड्रोजन ने अपना स्पेक्ट्रम सीरियल दिखाया, लाइमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मर सीरीज, विजिबल रीजन।
पास्चन सीज इंफ्रारेड रीजन, और फॉर्मूला 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। आर जो है रिडबर्ग कांस्टेंट है। यूनिवर्स ने कहा वो हर एलिमेंट का अपना लाइट सिग्नेचर है। एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टार की लाइट देखी, बाल्मर लाइन आइडेंटिफाई की, उन्होंने बोला ये स्टार हाइड्रोजन से बना है। सन प्राउडली साइन करने लगा। ह्यूमन ने कहा अब हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोला मुझे फ्री होना है, तो यूनिवर्स बोला ठीक है 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दो। जैसे ही एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन। रेडिएशन के टाइप, यूनिवर्स ने क्लास ली। रेडिएशन दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पार्टिकल रेडिएशन। गामा रे सबसे डेंजरस, क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम तो एनर्जी सबसे ज्यादा, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सन ने कहा एनर्जी और वेवलेंथ बेस्ट फ्रेंड नहीं, अपोजिट बिहेव करते हैं। ह्यूमन ने सोचा एक छोटा सा एटम पूरी यूनिवर्स का सीक्रेट होल्ड करता है। लेजर टेक्नोलॉजी, स्पेक्ट्रोग्राफी, मेडिकल इमेजिंग सब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। एक दिन इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस से कहा मैं फ्री हो रहा हूं। न्यूक्लियस बोला रुक, एनर्जी पेमेंट की रिसिप्ट दिखा। इलेक्ट्रॉन बोला 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चुका है। इलेक्ट्रॉन अप्रूव्ड, और फोटोन बाहर निकला, फ्लैश। ह्यूमन ने देखा रेनबो और बोला फिजिक्स इज ब्यूटीफुल। बिग बैंग से लेकर सन की लाइट तक, स्टार के कलर से लेकर एटम की ऑर्बिट तक, सब एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एंड यूनिवर्स को कोई रैंडम चाव नहीं, ये एक मैथमेटिकल म्यूजिक है, और हर फोटोन एक नोट है। तो हमने इससे सीखा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, बोर पोस्टुलेट, MBR, NH2 पाई, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस, आयोनेशन एनर्जी, स्पेक्ट्रल सी, रिडबर्ग फॉर्मूला, एनर्जी फॉर्मूला, ये सारी बातें हमने सीखी। आई होप यू विल गॉट आइडिया एंड इसने आपको बोर नहीं किया होगा। आज हम किसी ऑर्डिनरी चैप्टर की बात नहीं कर रहे। आज हम घुसने वाले हैं एटम के दिल के अंदर, उस जगह जहां मैटर का असली राज छुपा हुआ है। अगर मैं कहूं कि एक छोटा सा न्यूक्लियस पूरी सिटी को पावर दे सकता है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, एक्सट्रीमली स्मॉल एंड एक्सट्रीमली डेंस। न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता, और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। साइज कंपैरिजन, इमेजिन करो अगर एटम का साइज क्रिकेट स्टेडियम के बराबर हो, न्यूक्लियस सिर्फ एक छोटी सी मार्बल के साइज का होगा। इतना छोटा होने के बावजूद भी न्यूक्लियस का मास ऑलमोस्ट पूरे एटम के बराबर क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। एटॉमिक मास is equals to proton plus neutron, and atomic number is equal to number of protons। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई कार्बन, एक एटम है कार्बन, तो उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है, तो उसका मास नंबर 12 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसका 6 होंगे, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। सेम एलिमेंट
के अलग-अलग मास नंबर वाले एटम को कहते हैं आइसोटोप्स। एग्जाम्पल, जो हाइड्रोजन होता है वो उसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटोनियम, प्लूटोनियम एंड टिटेनियम। क्योंकि ये सेम एलिमेंट हैं लेकिन अलग-अलग मास हैं। क्या आप जानते हो कि इन्हीं आइसोटोप में से एक न्यूक्लियर बॉम्ब का पार्ट बनाता है? एक्सपेरिमेंटली रेडियस दिया जाता है बाय द फॉर्मूला। जो न्यूक्लियर का साइज होता है वो उसे हम एक्सपेरिमेंटली फॉर्मूले से देते हैं, आर इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3। यहाँ आर नॉट जो है 1.2 × 10⁻15 एम के बराबर होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। जब हम न्यूक्लियस का एक्चुअल मास मेजर करते हैं तो वो इंडिविजुअल मास के सम से कम होता है। इस डिफरेंस को कहते हैं मास डिफरेंस। कहा गया है, कहाँ गया मिसिंग मास? जो मास मिसिंग हुआ है वो कहाँ गया, गायब हो गया? नहीं, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन याद करो, E इक्वल टू mc²। मास एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। इस एनर्जी इस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियस। हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, मोर स्टेबल न्यूक्लियस। और आयरन सबसे स्टेबल न्यूक्लियस माना जाता है। अब आते हैं रेडिएशन पर। सम न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली डिके नहीं करते। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। सोचो, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के न्यूक्लियस अपने आप टूट रहा है, क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस अनस्टेबल है। टाइप ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन कितने प्रकार के होते हैं? रेडिएशन पहला, अल्फा डिके। अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और ये एक्चुअल में हीलियम न्यूक्लियस है। इसके पास चार्ज जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। पेनिट्रेटिंग पावर इसकी लो होती है, आयोनाइजेशन पावर इसकी हाई होती है। एंड इसका एग्जाम्पल है जब यूरेनियम जो होता है थोरियम में ब्रेकडाउन होता है तो अल्फा पार्टिकल निकलता है। मास नंबर डिक्रीज करता है बाई 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है बाई 2। बीटा डिके, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, एन पी प्लस ई प्लस एंटी न्यूट्रिनो। चार्ज जो होता है 1 ई के बराबर होता है। पेनिट्रेशन मीडियम, और ये मीडियम को पेनिट्रेट कर पाता है। एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता है, मास नंबर सेम रहता है। यहाँ न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है। क्या मैजिक है? नहीं, पीक न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट है। गामा रेडिएशन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं। नो चार्ज, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। इमेजिन करो आपका बॉडी इनविजिबल रे से पास हो रहा हो बिना महसूस हुए। नंबर, रेडियो एक्टिव डिके लॉ। नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिके एक्सपोनेंशियली वो जो होते हैं बराबर होते हैं एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर नेगेटिव लैम्डा टी। लैम्डा यहाँ डिके कांस्टेंट है। हाफ टाइम के लिए टी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.693 बाई अपॉन लैम्डा। हाफ लाइफ जो होती है वो टाइम इन विच हाफ न्यूक्लियस डिके। इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है एक्टिविटी ए इक्वल टू लैम्डा एन। यूनिट जो होती है रेडियो एक्टिविटी की वो बैक्यूल होती है, BQ। न्यूक्लियर फिजन, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है इनटू स्मॉल न्यूक्लियस हो। एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम पे स्ट्राइक करता है तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। चेन रिएक्शन, एक फिजन, 3 फिजन, फिर और 3 फिजन। ये पार्टिकल ये प्रिंसिपल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, एटॉमिक बम।
कंट्रोल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, अनकंट्रोल रिएक्शन से एक्सप्लोजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होती हैं, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम। ये प्रोसेस सन में होता है। सूरज हर सेकंड इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो पूरी अर्थ की डिमांड से हजारों गुना ज़्यादा है, सिर्फ फ्यूजन की वजह से। फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है फिजन से। न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं फिर भी न्यूक्लियस स्टेबल क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होती है। ये शॉर्ट रेंज होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग होती है एंड चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। सोचो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थोड़ी सी वीक होती तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज हमने एटम के दिल को देखा, मास इफेक्ट का राज समझा, रेडियो एक्टिविटी का नेचर समझा और न्यूक्लियर एनर्जी की पावर को फील किया। अगली बार जब आप सन देखेंगे या न्यूक्लियर प्लांट की न्यूज़ सुनेंगे, आप सिर्फ न्यूज़ नहीं सुनेंगे, आप फिजिक्स को फील करेंगे। ये फिजिक्स सिर्फ मार्क के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि मैटर का असली पावर क्या है। अब हम इसे समझने के लिए एक स्टोरी को लेंगे और स्टोरी की मदद से समझेंगे। एक बार की बात है, एक पावरफुल किंगडम था। इस किंगडम की क्वीन के पास दुनिया की सबसे प्रीशियस डायमंड था। ये कोई ऑर्डिनरी डायमंड नहीं था, इसमें इतनी एनर्जी थी कि ये पूरी दुनिया को रोशन कर सकता था। लेकिन एक दिन कोर्ट के बीच में ड्रामा हो गया। क्वीन का छोटा बेटा प्रिंस एबल, जो थोड़ा नॉटी था, डायमंड को मुंह में डाल लेता है। सब शौक। और तभी एक जाइंट बेल समुद्र से उछल कर आती है। प्रिंस को नहीं, सीधा डायमंड को निकल लेती है और डायमंड चला जाता है समुद्र की गहराइयों में। बेल के पेट के अंदर डायमंड चमक रहा था। सडनली डायमंड के अंदर से आवाज आई, मैं हूँ न्यूक्लियस। डायमंड के अंदर दो टाइप के लोग रहते हैं, प्रोटॉन सिंह पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, न्यूट्रॉन दास साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग। दोनों मिलकर कहते हैं न्यूक्लियॉन्स पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। डायमंड को बाहर बहुत सारी छोटे छोटे डांसर घूम रहे थे और ये डांसर जो थे उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। न्यू जो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे थे उन्हें हमने इलेक्ट्रॉन बोला, छोटे छोटे डांसर्स। न्यूक्लियस बोला, मैं छोटा हूँ लेकिन हैवी हूँ। इमेजिन करो अगर पूरा बेल एक क्रिकेट स्टेडियम है तो मैं एक छोटा सा मार्बल सेंटर में। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्रोटॉन सिंह बोला, हमारी आइडेंटिटी दो नंबर से होती है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। न्यूटन दास ने बोला, न्यूट्रॉन जो होती हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होती हैं। प्रिंस एबल के ब्रेन में सडनली एक्टिविटी हो गई। हम्म और वो बेल के अंदर चला गया। क्यून का डायमंड सडनली हल्का फील होने लगा। प्रिंस बोला, अरे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल मास तो ज़्यादा होना चाहिए था, डायमंड का मास कम क्यों? तभी आइंस्टीन बाबा होलोग्राम अपीयर हुए। उन्होंने कहा E = mc²। मिसिंग मास कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में। इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। और जो एनर्जी न्यूक्लियस को जोड़ के रखती है वो होती है बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। आयरन अंकल वहां से बोले, मैं सबसे स्टेबल हूँ क्योंकि मेरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है। सडनली बेल के पेट में थोड़ा वाइब्रेशन हुआ, डायमंड अनस्टेबल हो गया। न्यूक्लियस बोला, मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं डिके करूँगा।
इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी या स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल। प्रिंस पैनिक मोड में सबसे पहले आया अल्फा सीन। अल्फा, दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन, बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा बोला मैं हैवी हूँ, मैं बाहर निकल रहा हूँ। मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 4, पेनिट्रेटिंग पावर लो, आयोनाइजेशन पावर हाई। बेल के पेट वाली बेट के हम्म बीटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब न्यूट्रॉन दास ट्रांसफॉर्म होने लगा। बीटा पार्टिकल निकला जिसमें एटॉमिक नंबर +1 बढ़ा, मास नंबर सेम रहा। बीटा बोला मैं मीडियम पेनिट्रेट करने वाला हूँ। प्रिंस को समझ आ गया ये बीकर न्यूक्लियर फोर्स का मैजिक है। सडनली ब्राइट लाइट गामा रे, नो मास नो चार्ज, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, बेल के पेट के बाहर तक क्रॉस कर गया। प्रिंस बोला ये तो एक्स रे का बड़ा भाई लग रहा है। डायमंड धीरे धीरे वीक होने लगा। न्यूक्लियस ने फॉर्मूला निकाला, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर नेगेटिव लैम्डा टी। प्रिंस बोला मतलब हर फिक्स टाइम के बाद आधे पार्टिकल गायब। न्यूक्लियस एग्जैक्टली। सडनली एक फ्री न्यूट्रॉन बेल के पेट में आया। यूरेनियम टाइप एटम ने बोला अरे मुझे हिट मत करो। वर्ड हिट हो गया और फट, स्प्लिट इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियाई। थ्री स्मॉल न्यूक्लियाई निकल चेन रिएक्शन गोइंग टू बी स्टार्ट। एक प्रिंस चिल्लाया स्टॉप स्टॉप, अगर कंट्रोल करें तो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर और कंट्रोल ना करें तो एटॉमिक बम। बेल इन पैनिक मोड। प्रिंस ने आइडिया दिया स्प्लिट मत करो, कंबाइन करो। हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए, हीलियम बना, एनर्जी रिलीज हुई। ये था न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियस बोला सूरज ऐसी तरह चमकता है, फ्यूजन रिलीज मोर एनर्जी देन फिजन। बेल के पेट में रोशनी भर गई। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, उन्हें रिपेल होना चाहिए, फिर भी न्यूक्लियस स्टेबल है। तब एंट्री हुई स्ट्रॉन्ग फोर्स की। मैं हूँ न्यूक्लियर फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल शॉर्ट रेंज फोर्स। प्रॉपर्टी शॉर्ट रेंज, वेरी स्ट्रॉन्ग, चार्ज इंडिपेंडेंट। स्ट्रॉन्ग फोर्स से सबको टाइटली जोड़ दिया। फाइनल सीन, फ्यूजन एनर्जी से बेल का पेट ब्राइट हो गया। बेल सरफेस पर आई, डायमंड स्टेबल हो गया। क्यून को डायमंड वापस मिल गया। प्रिंस एवल हीरो बन गया। क्यून बोली ये डायमंड सिर्फ ज्वेल नहीं, ये यूनिवर्स की एनर्जी का सीक्रेट है। सब खुश, बेल भी। आज जो मोबाइल आपके हाथ में है, जो लैपटॉप, एलईडी, टीवी, इन्वर्टर, सोलर पैनल सब कुछ कंट्रोल करता है, उसका दिल क्या है? आंसर सेमीकंडक्टर। और अगर सेमीकंडक्टर ना होता दुनिया वापस 100 साल पीछे चली जाती। आज हम इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में इंटर करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए आप एक सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर घुस गए हैं। चारों तरफ एटम परफेक्टली अरेंज्ड हैं, एकदम डिसिप्लिन आर्मी की तरह। ये कोई नॉर्मल मटेरियल नहीं, ये है सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर का किंग। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इनका स्पेशल पावर क्या है? इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी इनको पावरफुल यही बनाता है कि हम इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, सिलिकॉन नॉर्मली कंडक्टर नहीं होता है, तो फिर करंट कैसे फ्लो करता है? चलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं। एटम
के इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में होते हैं। सॉलिड में ये लेवल मिलकर बना देते हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होती है अप्रोक्स 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ये एनर्जी गैप छोटी होती है, इसलिए थोड़ी सी हीट मिलते ही इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और जगह इलेक्ट्रॉन चला गया वहां एक होल बन गया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन से नहीं, होल भी करंट कैरी करते हैं। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस लेकिन बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये अपोजिट है मेटल के बिहेवियर से। लेकिन असली मैजिक तब शुरू होता है जब हम सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा इम्प्योरिटी दे देते हैं। बस एक एटम पर 10⁶ एटम चेंज करो और पूरा बिहेवियर चेंज। इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करके हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। एग्जांपल फॉस्फोरस, आर्सेनिक। इनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी होल्स रहते हैं इसी केस में। सोचो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो करंट का किंग कौन बनेगा? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन्स। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। एग्जांपल बोरॉन, एल्यूमिनियम। इनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ होल क्रिएट होता है। मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी एन जंक्शन, अब इमेजिन करो एक साइड पी टाइप, एक साइड एन टाइप, दोनों को जोड़ दिया, ये बन गया पी एन जंक्शन। लेकिन जैसे ही दोनों मिल जाते हैं एक इनविजिबल वॉर शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाते हैं और होल पी से एन की तरफ। रिजल्ट, बीच में बन जाती है डिप्लीशन रीजन। यहाँ कोई रीजन के यहाँ कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है और बन जाता है पोटेंशियल बैरियर। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। बायसिंग और पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से। बैरियर कम हो जाता है, करंट फ्लो करता है। रिवर्स बायस, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से, बैरियर बन जाता है, करंट ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन एक लिमिट के बाद रिवर्स बायस भी करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। टाइप होते हैं जीनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन। डायोड एज अ रेक्टिफायर, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। यूज डायोड, दो प्रकार के डायोड होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हम्म तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के लिए। हम्म क्लास 12 का पहला दिन था। क्लासरूम में 45 स्टूडेंट बैठे थे, सबके फेस पर सेम एक्सप्रेशन। फिजिक्स फिर से। और तब एंट्री हुई शर्मा सर की। उन्होंने बोर्ड पर लिखा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और बोला ये सिर्फ चैप्टर नहीं, ये यूनिवर्स का रूल है। क्लास चुप। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अमन सर ने पूछा, चार्ज दिखता क्यों नहीं? सर बोले, ग्रेविटी दिखती है। हम्म फिजिक्स पीरियड। सब स्टूडेंट थोड़ा टेंस थे। बोर्ड एग्जाम का साल था और आप क्लास में एंट्री करते हैं, मार्कर हाथ में, आंखों में डेंजरस कॉन्फिडेंस। बोर्ड पर लिखा था सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लास में हल्का सा साइलेंस। रोहित ने पीछे से धीरे से बोला, सर ये वही चैप्टर है ना जिसमें डायोड, ट्रांजिस्टर और करंट वाला कंफ्यूजन होता है? पूजा बोली, सर सुना है ये चैप्टर समझ
आया तो इंजीनियर बन सकते हैं। आप मुस्कुराए, इंजीनियर नहीं मैजिशियन बन सकते हो। आपने कहा, इमेजिन करो तुम सब एक सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर घुस गए हो। सडनली क्लास इमेजिनेशन मूड में। हर स्टूडेंट अब एक सिलिकॉन एटम है। हर एटम के चार हाथ, मतलब चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। रिया ने बोला, सर ये कैसे फ्लो करेंगे अगर सब ने हाथ पकड़ रखा है? सर बोले, वेरी गुड। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, सडनली एक स्टूडेंट एक्साइट में हाथ छोड़ कर जंप कर जाएगा। वो चला गया तो कंडक्शन हो जाएगा, और जगह से गया इसलिए वो जगह खाली हो जाएगी। क्लास कोरस में होल। सब हंस पड़े। आप बोले, हाँ बेटा, होल मतलब इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस। अब क्लास समझ गई। करंट दो लोग कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल। एनर्जी बैंड ड्रामा। बोर्ड पे अपने ड्रॉ किया वो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड। सिलिकॉन का एनर्जी बैंड एग्जांपल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अमन बोला, सर मेटल में गैप नहीं होती। बिल्कुल, इसलिए मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री होती हैं। क्लास इम्प्रेस्ड। एक दिन आप क्लास में आए और बोले, आज हम चीटिंग करेंगे। क्लास शौक। आप बोले, सिलिकॉन में थोड़ा सा इम्प्योरिटी डालते हैं, फॉस्फोरस एंटर करता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। क्लास में एक स्टूडेंट चिल्लाता है, सर ये तो ओवर क्वालिफाइड है। सब हंस पड़े। ये बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर होल्स। फिर बोरॉन आया 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन कम। क्लास के स्टूडेंट बोले, सर ये तो नीडी स्टूडेंट है। होल क्रिएट, ये बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। मेजॉरिटी कैरियर होल। पीएन जंक्शन। एक दिन आपने पी टाइप और एन टाइप को मिला दिया। आप बोले, अब देखो क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पी से एन की तरफ भाग रहे, होल पी से एन की तरफ। बीच में बन गया डिप्लीशन रीजन। एक इनविजिबल वॉल बैरियर। 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, 0.3 फॉर जर्मेनियम। रोहित बोला, सर ये तो सर ये तो इंडिया पाक बॉर्डर जैसा है। क्लास पट के हंसी। फॉरवर्ड बाइजिंग, पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बैरियर कम करंट फ्लो। रिवर्स बायसिंग, पी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बैरियर ज़्यादा, करंट ऑलमोस्ट जीरो। फिर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, एवलांची ब्रेकडाउन। स्टूडेंट, सर ये तो फुल एक्शन मूवी है। रेक्टिफायर पार्टी, डायोड एसी को डीसी बना देता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, रिपर फैक्टर, एफिशिएंसी। सब फॉर्मूला रिवाइज। क्लास में एक स्टूडेंट बोला, सर बिना डायोड के चार्ज नहीं होता। आप एग्जैक्टली, डायोड ही हीरो है। टाइम पास फॉरवर्ड। बोर्ड एग्जाम हो गए। लास्ट डे ऑफ स्कूल। हॉल में फेयरवेल फंक्शन। सब स्टूडेंट एक दूसरे को देख रहे। रोहित बोला, याद है जब सेमीकंडक्टर शुरू हुआ था, कुछ समझ में नहीं आता था। पूजा बोली, अब तो सब समझ में आने लगा है, और अब तो सब सपने में आते हैं। ट्रांजिस्टर सब सपने में आते हैं। सब हंस पड़े। आप स्टेज पे आए, बोले, तुम लोग सिर्फ फॉर्मूला याद करके नहीं जा रहे, तुम लोग मॉडर्न दुनिया का सीक्रेट समझकर जा रहे हो। क्लास साइलेंट। एक स्टूडेंट धीरे से बोला,
सर, जब पहली बार इंटेंसिव सुना था तो लगा था इम्पॉसिबल है। दूसरा बोला, अब लगता है सर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे कंट्रोल में है। सबके चेहरे पे स्माइल, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट, ग्रुप फोटो, सब एक दूसरे को हग करते हैं। कीप इन टच। इंजीनियर बन के मिलेंगे। हॉल के बाहर सनसेट। सब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज परमानेंटली इनग्रेव हो चुकी थी। सेमीकंडक्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं, उनकी लाइफ की जर्नी थी। कंफ्यूज से क्लैरिटी तक, फियर से कॉन्फिडेंस तक, स्कूल से लाइफ तक। जब भी तुम मोबाइल यूज करोगे या लैपटॉप ओपन करोगे, याद रखना किसी क्लास 12th के दिन में तुमने सेमीकंडक्टर के अंदर घुसकर इलेक्ट्रॉन और होल की दुनिया देखी थी, और शायद तभी से तुम थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो गए थे। जिस तरीके से आपने अभी तक मेरा साथ दिया, ये 14 चैप्टर आपने पढ़े, मैं उम्मीद करता हूँ आपके एग्जामिनेशन में भी अच्छे नंबर आए। आई होप आई डोंट बोर यू। थैंक यू।